नमस्कार, द न्यूज़ फायर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन की। इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे। 2019 में भारत का राजकोषीय घाटा लगभग 6.5 लाख करोड़ बताया जा रहा था। इसका मतलब है कि खर्च बहुत ज़्यादा है और आमदनी बहुत कम है। सरकार 3 तरीक़ों से पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है। पहला निजीकरण, दूसरा विनिवेश और तीसरा सरकारी संपत्ति को बेचकर। मोदी सरकार की कैबिनेट ने विनिवेश को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार को 46 कंपनियों की एक लिस्ट भेजी गई थी, जिसमें कि 24 को विनिवेश की मंजूरी दे दी गई। निजीकरण एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब देश के सामने बेरोजगारी एक संकट के रूप में खड़ी है। बहुत ज़्यादा निजी कंपनियां कर्जदार हैं और बैंकों की हालत भी ढीली है। अब हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण के फ़ायदे और नुकसान की। इस बारे में बात करने से पहले हम आपको बता देना ज़रूरी समझते हैं कि जैसा हमने अभी कहा था कि विनिवेश और निजीकरण के द्वारा पैसा कमाने की कोशिश की जा रही है, तो पहले निजीकरण और विनिवेश यानी कि प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के बीच का फ़र्क आप लोग समझ लें। तो होता यह है कि अगर 51% शेयर सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को देती है, तो सरकार की ओनरशिप उसके हाथों से निकलकर एक प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में चली जाती है। और डिसइन्वेस्टमेंट में होता यह है कि 49% वो दूसरी प्राइवेट कंपनी को देती है, तो ओनरशिप सरकार के हाथों में रहती है। एक तरीका निजीकरण का ये भी अच्छा माना जाता है, जिसे गुड प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, कि हम एक कंपनी को ना देकर कई कंपनियों में अपना शेयर बेच दें। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मोनोपोली क्रिएट नहीं होगी, दूसरे कंपटीशन भी बढ़ेगा और लोग ज़्यादा हमारे शेयर को ख़रीदने के लिए आएंगे। एक दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जिसके तहत सरकार अपने सारे शेयर सिर्फ एक ही कंपनी को दे देती है, जिससे मोनोपोली क्रिएट होती है और कंपटीशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब तक सरकार ने इसी नीति के तहत सारी कंपनीज़ को दिया है। डिसइन्वेस्टमेंट में IRCTC, HPCL, HSCL, RELC और BPCL। और प्राइवेटाइजेशन की कुछ कंपनियां हैं, भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BALCO, HZL और IPCL। जो लोग प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में तर्क देते हैं, उनका कहना यह है कि प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा एफिशिएंट होती है, क्योंकि उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। और जो सरकारी कंपनीज होती हैं, उनका मोटिव पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना है, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं है। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि जब एक सेक्टर प्राइवेट हो जाता है, तो उसमें बाहर से आकर भी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती हैं, जिससे कि कंपटीशन बढ़ता है। जो लोग इसके विपक्ष में यानी निजीकरण के विपक्ष में तर्क देते हैं, उनका कहना ये है कि प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में जाने से, ओनरशिप प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में जाने से होता क्या है कि वो उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, रोज़गार भी अपने हिसाब से देते हैं और उसकी प्राइस भी अपने हिसाब से तय करते हैं। और अगर बाहर की कोई कंपनी आकर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करती है, तो जो उससे प्रॉफिट होता है वो अपने देश को ले जाता है, अपने दूसरे देश में चला जाता है, तो हमारे देश की GDP पर भी असर पड़ता है। सबको लगता ये है कि प्राइवेटाइजेशन से कंपटीशन बढ़ता है, जबकि रियलिटी में कंपटीशन नहीं बढ़ता है। कोई भी कंपनी अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनवाकर या भ्रष्टाचार के द्वारा अपने फेवर में कानून बना लेती है और एक अकेली राज करने वाली कंपनी बन जाती है। उससे सिर्फ और सिर्फ जनता का शोषण ही होता है। अगर हम आपको अपने विचार बताएं, तो उन सेक्टर्स में कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए जहां पर कंपटीटर नहीं आ सकते हैं, जैसे कि ONGC और रेलवे सेक्टर। और वो सेक्टर्स जो पब्लिक नीड से जुड़े हैं, जो मानव की ज़रूरत से, जो गरीब जनता की ज़रूरत के साथ जुड़े हैं, उनका भी कभी प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। उसमें हेल्थ और स्कूलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेक्टर हैं। अगर हेल्थ को हम प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण के ज़रिए जोड़ देंगे, तो वो आम जनता के इलाज से या पहुंच से बहुत दूर हो जाएगा। और अगर हम स्कूलिंग को भी प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाते हैं, तो वो भी एक गरीब बच्चे के लिए शिक्षा पाना बिल्कुल दूर का सपने जैसी बात हो जाएगी। अगर प्राइवेटाइजेशन करना ही है, तो सिर्फ उन सेक्टर्स में करना चाहिए जहां सरकार सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अपने हाथ में रखे, और कानून इतने सख्त होना चाहिए कि वहां भ्रष्टाचार का
कोई भी खाना रहने ना पाए। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने स्कूलिंग और इलेक्ट्रिसिटी को लेकर किया है, वहाँ उन्होंने इलेक्ट्रिक बिल की एक अपर लिमिट तय की हुई है और इसी तरह से प्राइवेट स्कूल में भी जो फीस है उसकी भी अपर लिमिट तय करी हुई है। इसी तरह से जापान ने भी डिफरेंट सेक्टर्स में बांटकर, रेलवेज़ को डिफरेंट सेक्टर्स में बांटकर उसको ब्लेंडर होने से बचाया है और टिकट की वहाँ भी एक अपर लिमिट तय है। सरकार पर आरोप है कि वो हर चीज़ को बेच रही है, जबकि वो हर चीज़ को बेच नहीं रही है बल्कि कुछ सेक्टर्स में निजीकरण या विनिवेश कर रही है। निजीकरण करने पर भी सरकार को ये देखना होगा कि उसका मकसद अगर जनता को सुविधाएं पहुंचाना है तो ये पहले देखने की ज़रूरत है कि जिस कंपनी को वो दे रही है मोनोपोली तो क्रिएट नहीं हो रही है। उस मोनोपोली क्रिएट होने की वजह से ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आम जनता का शोषण हो रहा है, बेरोज़गारी को बढ़ावा मिल रहा है, या जिस मकसद के तहत सरकार निजीकरण कर रही है वो मकसद उसका पूरा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम्पल रेलवे का लें तो अगर रेलवे को निजीकरण वो कर रही है, रेलवे का निजीकरण जिस तरह से उसने किया है तो शायद इसमें मोनोपोली की आशंका है, क्योंकि जिस तरह की ट्रेनों को चलाने की बात हो रही है वो एक एयरलाइंस की तरह ट्रेनें चलेंगी जो मेरे ख्याल से गरीब जनता की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। तो प्राइवेटाइजेशन में इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो पूंजीपति वर्ग को तो आगे नहीं बढ़ा रही है, कहीं निर्धन जनता को और निर्धन तो नहीं बना रही है, कहीं वो बेरोज़गारी को और बढ़ावा तो नहीं दे रही है। ये तो थी मेरी राय। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्राइवेटाइजेशन को लेकर ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बनाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।